भारत में यूरोपवासियों का आगमन तथा बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। तो भारत की संपन्नता के विषय में यूरोपवासियों को जानकारी प्राचीन काल से ही प्राप्त थी। भारत के व्यापारिक संबंध रोम साम्राज्य के साथ सिकंदर के भारत आगमन से पूर्व स्थापित हो चुके थे, परंतु भारतीय माल की मांग यूरोप में 12वीं सदी के आरंभ में धार्मिक युद्धों के उपरांत हुई। 1453 में जब ओटोमन तुर्कों का प्रभुत्व टर्की पर स्थापित हुआ। मतलब भारत की संपन्नता, क्योंकि भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, बहुत संपन्नता थी भारत में। तो यूरोपवासियों को ये था कि हम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करें। तो भारत के व्यापारिक संबंध रोम से पहले ही थे। सिकंदर जब भारत आया उससे पहले ही रोम के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। लेकिन भारतीय माल की मांग कब हुई? धार्मिक युद्धों के कारण। क्योंकि धार्मिक युद्धों में ओटोमन तुर्कों का अधिकार टर्की पर हो गया। टर्की पर होने से रेशम मार्ग उन्होंने बंद कर दिया। तो विकसित राष्ट्र थे, उन्होंने नए समुद्री मार्ग की खोज करने की कोशिश की और इसी कोशिश में सबसे पहले पुर्तगाली उन्होंने सफलता प्राप्त की। और 1498 में वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरिक्ष द्वीप होते हुए कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और पुर्तगालियों का अनुकरण करते हुए फिर डच, अंग्रेज और फ्रांसी भारत आ पहुंचे। ये चारों विदेशी जातियां भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई थी। मतलब पहले तो पुर्तगालिया है जिसमें वास्को डी गामा आया सबसे पहले, उसके बाद आए डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी भारत आ पहुंचे। तो ये चारों विदेशी जातियां व्यापार करने की दृष्टि से आई, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि व्यापार करते करते राजनीतिक संप्रभुता के यहाँ के हम संप्रभु बन जाएंगे। अतः 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग की खोज तथा यूरोपवासियों के भारत आगमन ने आधुनिक भारत के इतिहास में नवीन युग, तो यहीं से नवीन युग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। तो भारत में पुर्तगालियों का आगमन, तो 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरिक्ष द्वीप होता हुआ कालीकट के बंदरगाह पर उतरा। कालीकट उस समय यहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह था दक्षिण भारत का, और यहाँ के शासक कौन थे? जमोरिन। तो जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया और यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। और जब व्यापार करने की अनुमति प्रदान की तो इससे पहले समुद्र में अरब व्यापार कर रहे थे, तो उनको चिढ़ होने लगी और वे जब उनसे द्वेष रखने, पुर्तगालियों से, वास्को डी गामा से द्वेष रखने लगे। वास्को डी गामा ने क्या किया? समुद्र के व्यापार पर अधिकार करना शुरू कर दिया और इससे और अरबवासियों के मन में और द्वेषता उत्पन्न हो गई, उनसे कठोर व्यवहार किया जाने लगा। इससे उन्होंने व्यापारिक केंद्रों पर अधिकार कर लिया और कोचीन में वह 1524 में इस लोक से चल बसा और उन्होंने कन्नूर में अपनी दूसरी कोठी स्थापित की। पुर्तगालियों के भारत आने के मुख्य उद्देश्य तो क्या क्या माने जाते हैं? पुर्तगाल के सम्राट डॉन हेनरिक, जिसे हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, तो प्रारंभ में उद्देश्य उनका केवल व्यापार करना ही था। उन्होंने वास्को डी गामा को निम्न उद्देश्यों के लिए कहा था। भारत में पहले तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और अरब यूरोपीय प्रतिस्पर्धी यानी वेनिस, जिनेवा के व्यापारियों को पूरी व्यापार से बाहर निकालना। अरब के जो व्यापारी थे उनको यहाँ से भारत से बाहर निकालना। अफ्रीका और एशिया के काफिरों को ईसाई बनाकर तुर्कों और अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना। मतलब अधिक से अफ्रीका और एशिया के काफिर जो थे उन्हें ईसाई बनाकर अरबों की और तुर्कों की जो शक्ति बढ़ती जा रही थी उसको नियंत्रित करना। तो पोप ने पुर्तगाल के शासक की इस नीति का समर्थन किया था। जब भारत में पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचीन, कन्नूर आदि स्थानों पर 3 व्यापारिक केंद्र स्थापित किए तो उनकी व्यवस्था के लिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वायसराय के पद पर नियुक्त कर भारत आया। तो कौन आया? 3 कोठियाँ कहाँ बना ली उन्होंने? कालीकट, कोचीन, कन्नूर, 3 स्थानों पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली। और यहाँ पर कौन आया? 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वायसराय बनकर यहाँ पर आया। और सबसे पहले पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना ही था। लेकिन अल्मीडा के वायसराय नियुक्त होने पर सरकार ने क्या आदेश दिया कि भारत में अब ऐसे दुर्ग बनाए जाएं जो केवल सुरक्षात्मक न होकर हिंद महासागर में पुर्तगाल के व्यापार का एकाधिपत्य भी स्थापित करने में सक्षम हो। मतलब इसका मतलब है कि वो राजनीतिक संप्रभुता पर स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुरक्षात्मक दुर्ग बनाने का आदेश दिया। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। तो इसके आते ये होने लगा कि ये भारत पर अधिकार करना चाहते हैं। तो स्पष्ट है कि पुर्तगाली सरकार का उद्देश्य भारत में अब राजनीतिक प्रभुता स्थापित करना भी हो गया था। 1509 में उसके उत्तराधिकारी के रूप में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। तो ये बहुत ही योग्य था। जो वायसराय आया वह 1515 तक भारत में रहा और उसने भारत में समुद्री तटीय नगरों में अनेक सुरक्षात्मक दुर्ग बनवाए। इन दुर्गों के निर्माण के पीछे उसकी नीति अरब व्यापारियों के व्यापार को पूर्णतः समाप्त करने की थी। वह पुर्तगाल से आए वायसराय से सर्वोत्तम वायसराय भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने वाला माना गया है। मतलब भारत में उसने
पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी। पुर्तगाल के प्रभुत्व का विस्तार। तो अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया और पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया। 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण मंडी मलक्का उनके अधिकार में आ गया। इससे मसालों के व्यापार पर उनका नियंत्रण हो गया। 1515 में फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज बंदरगाह पर उसने अधिकार कर लिया। लाल सागर के महत्वपूर्ण बंदरगाह अदन पर भी वह अधिकार करने में असफल रहे, लेकिन वह अदन पर अधिकार नहीं कर सके। और 1534 में और 35 में दीव पर और 1534 में बसीन पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। तो इस तरह का है कि उनका प्रभुत्व किस तरह से हुआ। पहले तो उन्होंने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना और पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाई, और फिर इसके बाद 1511 में मंडी मलक्का पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि वहाँ पर मसालों का व्यापार ज़्यादा होता था। तो फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज बंदरगाह पर अधिकार हो गया, लेकिन लाल सागर के अदन बंदरगाह पर वे अधिकार करने में असफल रहे। इस तरह उन्होंने 1534 में बसीन, 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। सालसीट बम्बई को उनके साम्राज्य का अंग बन गया। बंगाल में हुगनी नदी पर भी उन्होंने अपनी कोठी का निर्माण करवाया। तो इस तरह से इनका साम्राज्य विस्तार हुआ और 150 वर्षों तक इन्होंने सत्ता का उपभोग भारत में किया, और इस केवल बाद में इनका पतन होने लग गया और उनके पास केवल गोवा, दमन एवं दीव रह गए। भारत में पुर्तगालियों की सत्ता के पतन के कारण क्या क्या थे। अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी। तो अल्बुकर्क ही एक ऐसा योग्य उत्तराधिकारी था जिसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की, और उसके बाद जितने भी पुर्तगाली वायसराय भारत आए वे सब अयोग्य, स्वार्थी सिद्ध हुए और उनके यहाँ के नरेशों से नहीं बनी। पुर्तगालियों के अत्याचार। तो अरबों के साथ इनका व्यवहार तो कठोर था ही, लेकिन व्यापार का एकाधिकार बनाए रखने के लिए यहाँ के देशी नरेश थे, उनके साथ भी कठोर व्यवहार करना शुरू कर दिया। 1565 में विजयनगर की पराजय। तो 1565 में कौन सा युद्ध हुआ? बनीहट्टी का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई। तो इस पराजय से दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो शंका से भर गए कि अब हमारा क्या होगा। तो इसलिए वो भारत से पुर्तगालियों निकालने का प्रयास करने लगे। तो विजयनगर के परास्त होने के बाद बीजापुर के सुल्तान कौन थे? अली आदेश शाह ने क्या किया? अहमदनगर के सुल्तान से 1570 में पुर्तगालियों के विरुद्ध एक समझौता किया। तो दो तो ये हो गए, कालीकट के शासक जमीरों को भी उन्होंने समझौते में शामिल कर दिया, और तीनों ने मिलकर पुर्तगालियों को भारत से निकालने का प्रयास करना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों की धार्मिक कट्टरता। तो प्रारंभ में तो यूरोप के ईसाइयों का उद्देश्य विदेश में जाकर व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना ही था, परंतु बाद में ये कट्टरता पर उतारे हो गए और मुसलमान स्त्रियों से भी जबरन विवाह करने लगे, हिंदुओं के मंदिरों को, दीवारों को तोड़ने लगे। इस तरह से अल्बुकर्क ने स्वयं मुसलमानों के साथ कठोर व्यवहार किया, और 1540 में पुर्तगाल के शासक के आदेश से गोवा के समस्त देवालय धराशायी कर दिए गए। तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों इनके विरोधी हो गए। हिंद महासागर के समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने में पुर्तगाली असफल रहे। पुर्तगाली अदन पर अधिकार करने में असफल रहे। डच व ब्रिटिश कंपनियों के हिंद महासागर में आ जाने से पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। फिर उनका दोषपूर्ण प्रशासन। तो जितने भी कर्मचारी थे वो पुर्तगाली वो भ्रष्ट थे। जब पुर्तगाली अधिकारियों के भ्रष्ट तरीकों से भारतवासियों का शोषण करना प्रारंभ किया तो भारतवासी उनके विरोधी हो गए और वे इस देश से निकालने की तैयारी करने लगे। पुर्तगालियों का डचों का भारत आगमन। पुर्तगालियों का अनुकरण करते हुए हॉलैंड निवासी डच भी उत्तर महासागर पार कर 1602 में भारत आए। उन्होंने अपनी कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच भी भारत में पूर्वी देशों से व्यापार करने ही आए थे, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में गरम मसाले का व्यापार करना था। इस कारण उन्होंने भारत पर विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर भी उन्होंने सूरत, भड़ोच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, मछलीपट्टनम, चिंचुरा, पटना व आगरा पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इस पर डचों का ध्यान हिंद चीन पर ही केंद्रित रहा। उसके द्वीपों पर अधिकार करने हेतु उसने पुर्तगालियों से भी संघर्ष किया। पुर्तगालियों के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने डच उसी प्रकार संकल्प थे जिस प्रकार पुर्तगाली अरब व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करना चाहते थे। डचों का पुर्तगालियों के साथ संघर्ष। तो नेचुरल है, जैसे अरबों का संघर्ष पुर्तगालियों के साथ हुआ, वैसे अब डचों के साथ पुर्तगालियों का संघर्ष होना स्वाभाविक था। तो डच व्यापारियों के द्वारा पुर्तगालियों की दक्षिण एशिया में स्थापित सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए प्रथम
उनके जलपोतों पर प्रहार किए गए। मतलब पुर्तगालियों के जितने भी जहाज थे उन पर किसके द्वारा, डचों के द्वारा प्रहार किए गए और अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे। इसके उपरांत उन्होंने उनके स्थलीय अड्डों पर हमले किए। मतलब स्थलीय जो समुद्र के किनारे नौकर दूर थे उन पर हमले किए। गोवा और मलक्का के नाकेबंदी करके उन्होंने पुर्तगाली व्यापार को बंद कर दिया। जावा के विजित कर डचों ने 1619 में बेटेविया पर अधिकार कर लिया। 1641 में उन्होंने मलक्का के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो बेटेविया आजकल का जकार्ता है। तो क्या है कि उन्होंने 1619 में बेटेविया पर अधिकार कर लिया, जावा को विजित कर लिया, मलक्का के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1658 में लंका से पुर्तगालियों को भगा दिया गया और धीरे धीरे जावा, सुमात्रा, हिंद एशिया पर किसका अधिकार हो गया, डचों का अधिकार हो गया। भारत में सूरत, अहमदाबाद, कोचीन में उन्होंने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। इस प्रकार 1663 ईस्वी तक पुर्तगालियों के सभी मालाबारी दुर्ग डचों के अधीन आ गए। अंग्रेजों के भारत आने पर डच कंपनी 1796 में बंद कर दी गई, परंतु दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह में उनकी प्रभुता दूसरे महायुद्ध तक बनी रही। तो ये डचों के साथ किस तरह से संघर्ष हुए या इसमें बताया गया है कि डचों के द्वारा पुर्तगालियों को एशिया में स्थापित तोड़ने के लिए सबसे पहले उनके जहाज़ों पर उसने आक्रमण किया, फिर जकार्ता पर अधिकार किया, उसके बाद जावा पर अधिकार किया, उसके बाद श्रीलंका पर अधिकार किया, सूरत, अहमदाबाद और कोचीन में अपनी कोठियाँ स्थापित की और डच सत्ता का पुर्तगालियों की तरह पतन होने लगा। उसमें भी यही कारण बताए जाते हैं कि डच कंपनी के कर्मचारियों को पुर्तगाली कर्मचारी की भांति कम वेतन मिलता था, इसलिए वो भ्रष्टाचार पर उतारू हो गए। डच भारत की अपेक्षा मसालों के टापुओं पर अधिक अभिरुचि रखती थी, क्योंकि गर्म मसाले से उन्हें अधिक आय होती थी। डच व्यापारी भारी व्यापार पर अधिक आधारित थे। डच एशिया से आयातित माल को विकसित कर रूप देकर निर्यात करते थे। विदेशों में जब डच माल की मांग कम हो गई तो डचों ने भारतीय व्यापार में दिलचस्पी नहीं रखी। मतलब डच व्यापारी बाहर से जो व्यापार होता था उसको ज़्यादा मानते थे, क्योंकि भारत से जो माल लेते थे उससे खुद ही स्वयं ही नया माल विकसित रूप देकर उसे निर्यात करते थे। लेकिन जब डच माल की मांग कम हो गई तो उन्होंने भारत के व्यापार में रुचि लेना कम कर दिया। इंग्लैंड की नौसेना ने कई आक्रमण करके डच की नौसेना को जर्जर कर दिया। मतलब इंग्लैंड की सेना ने डचों पर कई बार आक्रमण किए, जिससे उनकी नौसेना कमज़ोर हो गई। और फ्रांस के वाणिज्यवाद, कोलवर्ट की संरक्षण व्यापार नीति के कारण भी डच व्यापार को धक्का लगा। तो ये कारण रहे हैं डच सत्ता के पतन के कारण। इसके बाद भारत में आते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने किस तरह से अपना साम्राज्य स्थापित किया, इसमें बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड का एलिजाबेथ प्रथम के सुशासन काल में चतुर्मुखी विकास हो रहा था। तो कौन थी वहाँ की महारानी इंग्लैंड की, एलिजाबेथ प्रथम। तो उस समय उसका काल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो व्यापार के क्षेत्र में भी वह अपूर्व प्रगति कर रहा था। वहाँ के वाणिज्यवादी चाहते थे कि इंग्लैंड की नाविक शक्ति को इतना सक्षम बनाया जाए जिससे केवल राज्य के आर्थिक हितों की ही सुरक्षा न वरन साम्राज्य के विस्तार में भी सहायक हो। मतलब उन्होंने ये बताया कि वाणिज्यवादी चाहते थे, व्यापार क्षेत्र में वह अपूर्व प्रगति कर रहे थे। कौन? इंग्लैंड, क्योंकि उस समय किसका शासन था? एलिजाबेथ प्रथम का। तो इंग्लैंड की नाविक शक्ति इतनी मजबूत थी कि जिससे केवल राज्य की आर्थिक सुरक्षा वरन साम्राज्य विस्तार में भी वो सहायक हो सकती थी। भाग्यवश 1588 में इंग्लैंड ने स्पेन के अजय आर्मेडा को परास्त कर दिया। वह यूरोप की सामुद्रिक शक्ति में प्रथम हो गया। मतलब इस विजय के उपरांत उसने पूर्वी देशों से व्यापार करने की सोची। पुर्तगाल व हॉलैंड ने भारत से व्यापार करना क्या अर्जित किया था यह इंग्लैंड से छुपाने, क्योंकि पुर्तगाल और डच जिन्होंने क्या अर्जित किया था, उनको बहुत सारा माल मिला था, अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थी यहाँ से, जो सामान उनको यहाँ से मिला तो वो इंग्लैंड से छुपा नहीं था। मतलब उनको माला माल हो गए थे यहाँ से व्यापार करके। तो ये इंग्लैंड के दिमाग में घर कर चुकी थी ये बात। अतः 16वीं सदी के अंतिम दशक में लंदन के प्रमुख व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो इसी का व्यापार का उद्देश्य रखते हुए 16वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 31 दिसंबर 1600 को उन्होंने इंग्लैंड की सरकार से भारत से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो कब उन्होंने अनुमति? 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की सरकार से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करी। रानी एलिजाबेथ ने इस प्रकार का अधिकार पत्र प्राप्त कर अंग्रेज भारत में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने का प्रयास करने लगे। जब उन्होंने रानी एलिजाबेथ से अधिकार पत्र प्राप्त किया तो वह व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने का प्रयास करने वाले।
करने लगे। कंपनी के कार्यों के संचालनार्थ एक गवर्नर की व्यवस्था की गई, जिसे 24 सदस्यों की समिति की सहायता से भारत में व्यापार चलाना पड़ता था। प्रारंभ में इंग्लैंड के व्यापारियों ने पूर्वी द्वीपों के मसालों के व्यापार में लाभ अर्जित करना चाहा, परंतु वहाँ चतुर डचों ने उनकी दाल नहीं गलने दी। मतलब सबसे पहले उन्होंने कहा कि डच थे ना, वहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार करना चाहा, परंतु डचों ने उनकी दाल नहीं। अतः अंग्रेज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें अपना ध्यान भारत की केंद्रित रखना चाहिए। इस कारण हॉकिंस ने अपनी तीसरी यात्रा 1608 में भारत के मुगल सम्राट जहांगीर से मिला और उसने अपने शासक जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर को दिया, जिससे अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मांगी। तो 1608 में कौन आया? हॉकिंस आया, और कैप्टन हॉकिंस भारत आया और जहांगीर से मिला और जेम्स प्रथम का व्यापार करने का अनुमति पत्र उसे दिया है। परंतु किसके कारण? पुर्तगालियों के विरोध के कारण इन्हें अनुमति नहीं मिल सकी। 1612 में सूरत के समीप स्वाले में अंग्रेजों को पुर्तगाल के जहाजी बेड़ों को करारी मात दी और 1613 में उन्हें भारत पर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि कैप्टन हॉकिंस कौन से साल में भारत आया? 1608 में आया। उसने किससे अनुमति मांगी? जहांगीर से मांगी। किसने लेटर दिया था? जेम्स प्रथम ने लेटर दिया था। सूरत के समीप स्वाले में अंग्रेज कहाँ पराजित किया? स्वाले में उनको पराजित किया। और अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति कब मिली? 1613 ईस्वी में। तो भारत में अंग्रेजों के व्यापार कोठियों की स्थापना। तो भारत के पश्चिमी तट पर 17वीं शताब्दी में सूरत व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में स्थापित की। सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र कौन सा था? सूरत था, और सूरत में ही उन्होंने सबसे पहली कोठी अपनी स्थापित की। 1615 में सर थॉमस रो भारत आया। उसने जहांगीर से अजमेर में मुलाकात की। वह एक कूटनीतिज्ञ मधुरभाषी था। तो 1615 में कौन आया? थॉमस रो आया भारत, और उसने जहांगीर से अजमेर में मुलाकात की। वह एक कूटनीतिज्ञ था, मधुरभाषी था। वो किस तरह से उसको व्यापार किया जाए ये उसको जानकारी थी। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में रहकर उसने आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच, मछलीपट्टनम आदि स्थानों में व्यापारिक कोठियाँ की। तो वह राजदूत के रूप में रहा कि जहांगीर के दरबार में उसने कहाँ स्थापित की? अहमदाबाद, आगरा, भड़ोच, मछलीपट्टनम आदि स्थानों पर व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, और परंतु सूरत ही उसके व्यापार का केंद्र बना रहा। सर थॉमस रो की धारणा थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना ध्यान केवल व्यापार पर ही केंद्रित रखना चाहिए या सैनिक कार्रवाई से उसे बचना चाहिए, क्योंकि व्यापार और युद्ध दोनों परस्पर भिन्न हैं। अगले 60-70 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इस नीति पर आचरण करती रही। सर थॉमस रो के प्रयासों के परिणामस्वरूप इंग्लैंड की व्यापारिक कोठियाँ भारत के विभिन्न भागों में स्थापित होने लगी शीघ्रता से, मतलब जल्दी जल्दी नई नई कोठियाँ स्थापित करी जाएं। सर थॉमस रो एक मधुरभाषी और कूटनीतिज्ञ था कि किस तरह से जहांगीर को अपने पक्ष में लेके और व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की जाएं, और इसने 60-70 वर्षों तक इसका आचरण करती रही। तो 60-70 वर्षों तक केवल उन्होंने अपना व्यापार पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा, क्योंकि ये नीति किसकी थी? थॉमस रो की ये नीति थी। सर थॉमस रो के प्रयासों के परिणामस्वरूप इंग्लैंड की व्यापारिक कोठियाँ शीघ्रता से भारत के विभिन्न भागों में स्थापित होने लगी। 1633 में अंग्रेजों को उड़ीसा में प्रवेश मिल गया। 1640 में राजा चंद्रगिरी से जमीन खरीदकर वर्तमान मद्रास को अस्तित्व में लाया गया। मतलब इस तरह से उन्होंने विभिन्न भागों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ तो 1633 में कहाँ? उड़ीसा में स्थापित की। उसके बाद 1640 में चंद्रगिरी से ज़मीन खरीदकर कहाँ? मद्रास को अस्तित्व बनाया। 1650 में बंगाल में प्रवेश कर 1657 में हुगली में अपनी कोठी स्थापित की। तो इस तरह से 1633, 1640, 1657 में 3 अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। परंतु इस समय तक चार्ल्स प्रथम की निर्बल विदेश नीति, दयनीय आर्थिक अवस्था का इंग्लैंड की गृह सरकार से कंपनी कोई सहायता नहीं मिली। 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को भारत में दुर्ग बनाने, अपने मुद्रा चलाने का अधिकार दिया। ओलिवर क्रोमवेल का काल क्या था? 1649 से 58 के काल में कंपनी राष्ट्रीय महत्व की कंपनी बन चुकी थी, है ना। तो सबसे ज़्यादा बढ़ावा कब मिला? ओलिवर क्रोमवेल के काल, जो वहाँ का शासक था। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल से दहेज के रूप में प्राप्त बम्बई को कंपनी को बेच दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास में ये एक अति महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई। कंपनी का प्रधान कार्यालय सूरत से हटकर बम्बई आ गया। 1690 में कलकत्ता में कोठी कायम हो गई। इंग्लैंड के शासक विलियम तृतीय के नाम पर कलकत्ते में फोर्ट विलियम का
फोर्ट विलियम का निर्माण कराया गया। मतलब बम्बई भी उन्हें दहेज में प्राप्त हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को, और सूरत से हटकर यहाँ की कार्यालय कहाँ बन गया, बम्बई आ गया। 1690 में कलकत्ता में कोठी स्थापित की गई। इंग्लैंड के शासक विलियम तृतीय के नाम पर यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भारत में प्रमुख नगरों में स्थापित हो गया। मतलब 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भारत के प्रमुख नगरों में हो गया था। कंपनी के कर्मचारी व स्वयं अपनी कंपनी अच्छा धन कमाने लगी थी। इससे इंग्लैंड के दूसरे व्यापारियों को ईर्ष्या हुई। उन्होंने विलियम तृतीय से भारत में एक और कंपनी खोलने की अनुमति मांगी। तो 1698 में उन्हें विलियम तृतीय से दूसरी कंपनी, मतलब जब व्यापार अच्छा नगरों में स्थापित होने लग गया, तो अच्छा धन कमाने लगी, तो इंग्लैंड के दूसरे व्यापारी भी भारत में व्यापार करना चाहते थे। तो उन्होंने विलियम तृतीय से क्या मांगी, एक और कंपनी खोलने की अनुमति मांगी। तो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट इसका नाम था। दोनों कंपनियों में होड़ रही, प्रतिस्पर्धा रही, लेकिन बाद में इन दोनों का विलय हो गया। 1708 में दोनों कंपनियां एक हो गई। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर बीमार पड़ गया। उसका उपचार किसने किया, डॉक्टर हैमिल्टन ने किया। तो इससे वह प्रसन्न होकर मुगल सम्राट ने फरमान निकाला कि कंपनी 3000 रुपये वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी कर दिए व्यापार कर सकती है। तो क्या हुआ, फर्रुखसियर 1787 में फर्रुखसियर बीमार पड़ा और उसका इलाज किसने किया, डॉक्टर हैमिल्टन। तो इससे खुश होकर क्या फरमान जारी किया फर्रुखसियर में कि कंपनी 3000 रुपये का वार्षिक कर बंगाल को देगी और इसके बदले वह बिना अतिरिक्त चुंगी कर दिए व्यापार कर सकती है। तो इससे अंग्रेजों को फ़ायदा हुआ इस फरमान से। अंग्रेजों ने इस फरमान को बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा बताया। इंग्लैंड की संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रकार दिन प्रतिदिन प्रगति करने लगी और वार्षिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रबल होने लगी। इस कारण वह फ्रांस की कंपनी को खटकने लगा। तो यहाँ तक ये आ गया कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया, व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, किस तरह से फर्रुखसियर द्वारा उन्हें अनुमति प्रदान की, बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान। तो ये सब बातें आपको मैंने बताई।